नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम कक्षा 10 NCERT गणित शुरू करने जा रहे हैं। जो नया सिलेबस है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, ये राजस्थान बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, MP बोर्ड, हरियाणा, झारखंड, बिहार, इन सभी स्टेट में ये कोर्स लागू है। तो बच्चों, हम इसको बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप सभी समझते हो कि अधिकतर बच्चों को गणित थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक स्तर से पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी गणित बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासें, मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो बच्चों, मैंने कल जो आपका सिलेबस था वो अपलोड किया था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपकी क्लासेस जल्द स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपको पूरा कोर्स कंटिन्यू रेगुलर पूरा कोर्स बहुत ही जल्द आपको करवा दिया जाएगा। तो आप लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और जो गणित है उसको सीखने का आनंद लीजिएगा, पढ़ने का आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपके वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, हम कोई सी भी प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उस प्रश्नावली का पहले बेसिक करेंगे। इंट्रोडक्शन जो होता है उसका सामान्य परिचय, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। आपको भी यही करना है कि प्रत्येक प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, वो अच्छी तरह से समझना है, तो आपके लिए प्रश्नावली थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं। बेटा, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का चैप्टर है। इसमें से 4 अंक के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ी जो पिछली क्लास है उसमें जाएंगे। अगर 8th और 9th में तो हमें संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आपकी 2 साल से पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा ध्यान आपका बोर्ड पे पूरा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो देखो, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं। अगर आप बात करो तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में होती हैं, जैसे मेरे पास ये एक पेन है, मार्कर है ना एक, तो ये एक यानी कि वास्तव में है, एक है, तो ये वास्तविक में आ जाएगा। अवास्तविक जैसी संख्याएं होती नहीं है, अपनी कल्पना, अपनी सोच होती है, उन्हें अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों, जो वास्तविक संख्या होती है, इसमें 2 तरह की संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याओं में 2 तरह की संख्या आती है। एक तो आती है आपके परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी आती है इसमें आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बच्चों, इन दोनों संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में 2 प्रकार की संख्या आती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या की बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q ये पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक, ठीक है। और एक शर्त होनी चाहिए, जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और होगा तो चलेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं 7/3, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये हो गया P और ये क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखा 5/7, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखा 5/0, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि देखो नीचे Q की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, जबकि Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 ऊपर आ जाता 5/0/5, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का मान कितना है, 5। P का मान तो 0 आ जाए तो चलेगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो समझ में आई।
ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याओं की। तो देखो जस्ट इसका उल्टा, परिमेय तो जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय क्या होगा, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा परिमेय हो गई और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा वो क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। अब हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं में किस किस प्रकार की संख्या आती है वो देखते हैं। तो बच्चों ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √3, तो क्या इसका अंडर निकलेगा, इसका वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा, नहीं निकल सकता। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे मैंने लिखा √7, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो हम कहेंगे अपरिमेय, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। अगर मैं कहता कि √4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अगर मैं कहता √25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ, इन्हें तो हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अब तुम कहोगे कि सर ये परिमेय संख्या कैसे है, तो देखो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। अब परिमेय संख्या को तो हम किस रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में। अगर मैं 2 के बटे में 1 लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया p और ये क्या हो गया, q, ये p बटा q हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुई। यहाँ भी देखो इसके बटे में 1 लगा दो तो ये भी कौन सी संख्या हुई, परिमेय। तो आपको ध्यान रखना है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो अपरिमेय है और जिसका निकलता वो क्या है, परिमेय है। एक है बच्चों पाई, पाई भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पाई का जो अगर आप मान देखोगे तो इसका मान होता है 3.1432, ऐसे बहुत लंबा मान होता है, कभी अंत ही नहीं होता इस मान का। ठीक है, वैसे पाई का मान 22/7 होता है ना, ये भी होता है। अगर 22/7 आए तो वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में। अगर ये वाला जो मान के हिसाब से देखें, ठीक है ना, पाई का मान यही होता है एग्जिट। ये तो हम क्या है कि सवाल को हल करने के लिए ये वाला प्रयोग कर लेते हैं, वरना पाई का एग्जिट मान ये होता है जो अनंत तक चलता रहता है। आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लेना, पाई का मान बहुत लंबा होता है। तो पाई भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक अनंत भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अनंत। क्योंकि देखो अगर मैं लिखा 7/0, तो 0 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा, है ना। तो नीचे 0 आ जाता है, तो ये अनंत भी कौन सी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, अनंत भी अपरिमेय है। और दुनिया में बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है बच्चों इसमें पूर्ण संख्या। ये भी आप विशेष समझ लो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी हम देख रहे हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखो पूर्ण, पहले प्राकृत संख्या देखेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या, अभी देखेंगे पूर्ण संख्या को भी। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, ध्यान से समझ लेना बच्चों। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होके अनंत तक चलती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, अनंत तक, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी। और ये जो सभी प्राकृत संख्या है इसे आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, जैसे 2 लिखा तो 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लग जाएगा। 4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लग जाएगा, तो p बटा q हो जाएगा। तो सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, दूसरी आती है बच्चों आपके पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर आप इन प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लो, प्राकृत संख्याओं में क्या शामिल कर लो, 0, या संख्याओं की जो शुरुआत है वो 0 से कर दो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे।
अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर ले तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। और ये सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इन सबको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी देखते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अगर आप पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लो तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। कैसे? देखो, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक, और इधर भी अनंत तक। इन सभी संख्याओं को, प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ये जो सभी पूर्णांक संख्या हैं उसे भी आप क्या कह सकते हो? उसे भी आप बच्चों परिमेय संख्या कह सकते हो। ठीक है, तो ये अभी आपके सभी, देखो -3 आ जाए तो आप क्या कहोगे? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में भी क्या लग सकता है? 1 लग सकता है। तो सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। मैंने क्या कहा था? P/Q क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो इन सभी पूर्णांकों को भी आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या कहोगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट थी मेन। इसके बाद भिन्न वाली जो संख्याएं होती है, भिन्न वाली बटे वाली जो संख्याएं होती है वो भी कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्या कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ संख्या और आप देख लीजिए। ठीक है, एक तो है भाज्य संख्या। क्या होती है? देखो, आपके बहुत काम आएगी ये वाली भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्या जो स्वयं और दूसरी संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्या जिसमें खुद का भी भाग जाए और दूसरी संख्या का भी भाग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये जो सभी संख्या मैंने लिखी ये भाज्य संख्या है। क्योंकि देखो 4 है ना, अब 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, एक को छोड़कर। मतलब एक जो है ना वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती हैं। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। तो एक को छोड़कर, जो जैसे 4 है, अब 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 8 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। 9 में 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं का भी भाग जाता है और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या देखो, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 3, 5, 7 है ना, और इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, ये जो सभी संख्याएं हैं जिनमें केवल किसका भाग जाता है? जिसमें केवल स्वयं का ही। देखो 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का ही जाता है, दूसरी का नहीं जाता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए भाज्य और अभाज्य, और ये सभी भाज्य भी क्या कह सकते हो आप? परिमेय कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद और देख लो आप सम संख्या। ठीक है, जानते होंगे आप सभी, जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है उसे सम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, और भी बहुत सारी। फिर आती है विषम संख्या। अब विषम किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और भी आगे तक और भी संख्याएं हो सकती है। तो बच्चों ये जो सभी संख्याएं हैं इनको आप क्या कह सकते हो? परिमेय संख्या कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में 2 तरह की संख्या आती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, फिर अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है और अनंत भी क्या है? अपरिमेय है। इसके बाद देखो परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या आती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या आती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्या आती है जिसमें माइनस वाली भी है, प्लस वाली भी है और 0 भी है। भिन्न वाली संख्याएं आती है परिमेय संख्या में। भाज्य संख्या भी आती हैं
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए। सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाए। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल है तो उसको हम समझेंगे। पहले एक बार इनको उतार लीजिए आप लोग। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो बच्चों इससे हम HCF ज्ञात करेंगे। इसमें HCF जानते हो ना, महत्तम समापवर्ती। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो HCF ज्ञात करने के काम आती है, ठीक है। वैसे HCF ज्ञात करने की एक और विधि है जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि जो हम पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में भी करते आए हैं। महत्तम निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? गुणनखंड। आपके इस प्रश्नावली में भी है गुणनखंड विधि से महत्तम ज्ञात करना। तो पहले मैं गुणनखंड विधि से आपको महत्तम ज्ञात करना सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भी हम महत्तम ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो गुणनखंड विधि क्या होती है। जैसे मान लो आपको संख्या दे दी 12 और 14, ठीक है, इसका ज्ञात करना है हमें महत्तम, ठीक है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो बच्चों सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है उसके हम गुणनखंड करेंगे, मतलब टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम 12 के टुकड़े करते हैं। तो बताओ 12 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार? 6 बार। फिर 6 में किसका भाग जाता है? 2 का 3 बार। 3 में किसका भाग जाता है? 3 का 1 बार। अब हम करेंगे 14 के गुणनखंड, ठीक है। 14 में किसका भाग जाता है? 2 का 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। अब इनको यहाँ लिखेंगे। 12 के जो गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 हुए, और 14 के जो गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 7 हुए, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है महत्तम, मतलब HCF। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना इधर। हमें क्या करना होता है कि जो जिसके हमने गुणनखंड किए हैं उसमें से हमें समान गुणनखंडों को कॉमन लेना है। समान गुणनखंडों में से कॉमन, देखो यहाँ पर ये दोनों समान है ना, समान। तो यहाँ से हम ले लेंगे केवल 2, ठीक है। अब आगे देखो कोई भी समान नहीं है ना, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया भाई? 2 हो गया। ये तो क्या है आपके, ये तो गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, जो आपके इस प्रश्नावली में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत ही आसान था। तो बच्चों गुणनखंड विधि से तो हम छोटी संख्याओं का HCF आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी आ जाती हैं, संख्याएं जैसे आ जाए आपके 255 और 1200 या 255 और 475 का महत्तम ज्ञात करो, तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड बहुत लंबे हो जाएंगे और बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक प्रमेय दी, है ना। यूक्लिड थे, यूनान के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, सॉरी, यूक्लिड। उन्होंने एक प्रमेय दी जिसके द्वारा बड़ी संख्याओं का क्या निकाला? HCF निकाला, और उसे कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का मतलब एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा हम और भी कथनों को, और भी सवालों को हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, हमने भाग किए, तो भाग में क्या होता है भाई? इस प्रकार से यहाँ तो आता है बेटा भाज्य, है ना, जिसमें हम भाग देते हैं। यहाँ आता है भाई भाजक, ठीक है, जिसका हम भाग देते हैं। और यहाँ आता है भाई भागफल, ठीक है, जिसका भाग दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ आता है शेषफल, जो भाग देने के पश्चात क्या बचता है? शेष बचता है। ये होती है भाग वाली प्रोसेस, ठीक है। अब इसको आप किस प्रकार से समीकरण के रूप में लिख सकते हो? यहाँ भाज्य, ठीक है, बराबर यहाँ भागफल गुणा यहाँ देखो यहाँ भाजक, वहाँ भागफल पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ भाजक, ठीक है, और गुणा यहाँ आएगा भागफल, और प्लस जो पीछे बचेगा उसे हम कहेंगे शेषफल, ठीक है। ये शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाज्य को कहते हैं A, भाजक को कहते हैं B, ठीक है, भागफल को कहते हैं Q, कोशिएंट, ठीक है, और शेषफल को कहते हैं R, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो इसको आप इधर लिख दो, भाज्य को क्या कहते हैं? A,
भाजक को b गुणा भागफल को q प्लस शेषफल को r कहते हैं। ठीक है, तो a बराबर b q प्लस r, ये आप जो देख रहे हो इसे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यही है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो इसके द्वारा हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्याओं का HCF अगर निकालना हो तो देखो इसका जो HCF ज्ञात करते हैं, जैसे हम 12 और 14 का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, 12 और किसका 14 का, किसके द्वारा, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों आपको इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको तो a मानना है, क्या मानना है a, और छोटी जो संख्या है उसको b मानना है, क्या मानना है b मानना है। ठीक है, तो देखो a किसे मानना है 14 को, b किसे मानना है 12 को। अब करना क्या है कि 12 का भाग देना है 14 में। तो देखो यहाँ दे लेते हैं 12 का भाग देंगे भाई 14 में, तो 12 एकम 12, एक बार भाग जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 का भाग अगर 14 में दिया तो भाग कितनी बार गया, एक बार, शेष कितना बचा, शेष बच गया 2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि जो शेष है वो 0 लेके आना है, r का मान क्या लेके आना है, शेषफल का मान अगर 0 लाते हो तो आपका जो उत्तर है मतलब HCF है वो होगा आपके b पर। कहाँ पर होगा, b पर। अगर यहाँ r की जगह 0 आ जाए तो आपका जो उत्तर है वो कहाँ पर होगा, b पर होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है आपको, r का मान 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को और आगे ले जाना है। कैसे, आपको पहले को छोड़ना है दूसरे को पकड़ना है, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, मतलब ये 12 यहाँ लिखो बराबर, तीसरे को छोड़ो चौथे को पकड़ो, मतलब ये 2 यहाँ लिखो, पहले को छोड़ दो दूसरे को ले लो, तीसरे को छोड़ दो चौथे को ले लो। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमें क्या लाना है 0। जैसे ही यहाँ 0 आएगा तो उत्तर कहाँ हो जाएगा, b पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार, 6 बार, है ना, 2 6 12, भाग पूरी बार गया तो शेष क्या बच गया 0। तो मैंने क्या कहा, जैसे r का मान क्या हो 0 तो उत्तर कहाँ होगा b पर। देखो ये r का मान क्या आ गया यहाँ 0, तो उत्तर कहाँ होगा b पर, ये b पर यही है ना 2। तो बताओ HCF कितना आ गया, HCF आ गया बेटा 2 आ गया। तो देखो वहाँ भी HCF 2 ही था, यहाँ भी HCF कितना आया 2 ही आया। लेकिन इसका प्रयोग हम बड़ी जो संख्याएं हैं उनका HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो जब हम प्रश्नावली में सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये HCF ज्ञात करना सिखाऊंगा। समझ में आ गई बात। अब देखो हम शेषफल के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी और हम प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या होता है इसमें। देखो अगर बेटा मैंने संख्या 3 और 15 ले ली और मैंने इसका भाग किया, और मैंने संख्या 3 और 16 ले ली इसका भाग किया, 3 और 17 ले ली और इसका भाग किया, तो देखो भाग करते हैं भाई। 15 में 3 का भाग देंगे, ठीक है ना, 5 थी 15, 5 बार जाएगा 0 शेष बचेगा। ठीक है, फिर अगर मैंने मान लो संख्या 16 ले ली, उसमें 3 का भाग दिया, 3 5 15 और शेष 1 बचेगा, 5 बार भाग जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 3 और यहाँ 17, देखो 3 5 15, 5 बार भाग जाएगा और 2 शेष बचेगा। अगर मान लो मैं 3 और 18 ले तो 3 का भाग किस में दिया मैंने 18 में, तो 6 बार जाएगा, है ना, 36 18, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। तो देखो अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो शेष क्या बचता है, या तो बचता है 0 या बचता है 1 या बचता है 2, फिर वापस कितना बच गया 0 बच गया, है ना। जो शेषफल हैं, शेषफल यहाँ शेषफल की बात कर रहे हैं, जो शेषफल हैं वो आपका जो भाजक है उससे छोटा आता है। शेषफल हमेशा भाजक से तो क्या होता है छोटा, या फिर 0 होता है, या फिर 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जो शेषफल r हैं, ठीक है, जो अब मैंने बताया इसका मतलब क्या हो, देखो अगर हमने 3 का भाग दिया तो शेषफल या तो 0 बचा, या शेषफल 1 बचा, या शेषफल 2 बचा, फिर वापस 0, फिर 1 2, ऐसे। मतलब कहने का मतलब यूँ है कि जो शेषफल हैं वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है, और या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। कौन, शेषफल। तो इसको आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, जो शेषफल है r, जो शेषफल कौन है r, ठीक है, वो छोटा है किससे, भाजक से। भाजक कौन है b, शेषफल किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, देखो इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है वो तो बड़ा होता है, और जिस तरफ ये मुंह बंद है वो छोटा होता है। मतलब b बड़ा है और r क्या है छोटा। तो जो शेषफल है
शेषफल r वो b से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो शेषफल है r वो भाजक से तो छोटा होता है, या 0 के बराबर होता है, या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो गई, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, जो बड़ी संख्याएं हैं उनका HCF, और इसमें जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, या तो 0 के बराबर होता है, या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, इसके अलावा अब आगे देखो, उतार लेना आप इसको। ठीक है ना, अब आगे देखो 2 चीज़ और सीखते हैं हम इसमें। एक तो सीखें हम सम संख्या के बारे में, और एक सीखेंगे विषम संख्या के बारे में। अब आप भली बात ही परिचित हो कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से समझेंगे। तो सम तो जो 2, 4, 6, 8 अभी बताया मैंने, और विषम 1, 3, 5, 7 है ना, ऐसे। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। अब देखो इसकी जगह हम लेंगे सम संख्या। सम संख्या जैसे मैंने ले लिया आपके 16, ठीक है, बराबर। अब सम और विषम का पता किससे करते हैं, 2 से। मतलब हम इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। तो देखो 2 का भाग 2 का भाग 16 में 8 बार, तो भाग को हम यहाँ लिखते हैं जितनी बार भाग जाता है, 8 दूनी 16 हो गया, और शेष क्या बचा भाई, 0 बचा। फिर मैंने मान लो सम संख्या ले ली 14, ठीक है, और इसमें किसका भाग दिया, 2 का। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, शेष क्या बचेगा, 0। मान लो मैंने सम संख्या 50 ले ली, 50 भी सम संख्या है ना, तो इसमें किसका भाग दिया, 2 का। भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार, शेष क्या बचेगा, 0। देखो अगर हम सम संख्या में 2 का भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, 0 बचता है। तो देखो यहाँ पर ये तो क्या है आपके सम संख्या, ये तो क्या है भाई, ये तो है आपके सम संख्या। ठीक है, अब देखो 2 है तो ये 2 सेम आ रहा है ना, तो 2 ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर भागजक जो है, भागफल जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब भागफल को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो यहाँ पर इसको क्यू लिख सकते हो, और पीछे शेष देखो सब में 0 बचता है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 0 को अगर इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 क्यू आएगा। ठीक है, तो बताओ सम संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, सम संख्या को आप लिख सकते हो 2q के रूप में, या फिर आप अंग्रेजी का अक्सर चेंज कर सकते हो, इसे 2n के रूप में भी लिख सकते हो, या 2m के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम सवाल करेंगे तब आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सम संख्या को हम कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे 2n, 2m या 2q। इसका मतलब ये है कि इस n की जगह आप कोई सा भी मान रखे, इसको गुणा करो, उत्तर आपके सम संख्या आती है। कैसे, देखो 2 को इंटू n की जगह 1 रख लो, 2 एकम 2, 2 इंटू n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4, 2 इंटू 3 रख दो, 3 दूनी 6। मतलब 2 को किसी भी संख्या से, सम से या विषम से, किसी से भी गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक है ना, तो सम संख्या को कैसे लिखोगे, 2n या 2m के रूप में। अब देखो विषम, देखो वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ विषम संख्या मान लो मैंने 3 ले ली, ठीक है, 3 विषम संख्या है। अब इसमें भाग देंगे 2 का, बताओ भाग कितनी बार, 2 एकम 2, 1 बार, शेष कितना बचेगा, शेष भी 1 बचेगा। अगर मैंने 13 ले ली तो भाग कितनी बार, 2 6 के 12, शेष कितना बचेगा, 1। मान लो मैंने 15 ले ली, 2 का भाग दिया, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 1। देखो जब हम विषम संख्या में 2 का भाग देते तो शेष हमेशा कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो देखो अब इसको, ये तो क्या है बेटा, ये तो है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, देखो सब में 2 का भाग लगाया तो ये 2, भागफल चेंज हो रहा है हर बार, तो भागफल क्या है, q, और शेष हर बार कितना बच रहा है, 1। ठीक है, तो बताओ विषम संख्या को कैसे लिखोगे, 2q प्लस 1, या आप इसको लिख सकते हो 2n प्लस 1 या 2m प्लस 1। अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर आप यहाँ पर लगा सकते हो। इस n की जगह आप कोई सा भी मान रखोगे और इसको हल करोगे तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो सम संख्या को तो हम लिखेंगे 2n के रूप में, और विषम संख्या को लिखेंगे 2n प्लस 1 के रूप में। इसके अलावा इसमें शांत और परिमेय संख्याओं की शांत और अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। वो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम प्रश्नावली में
आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लग जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो बेसिक था वो लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।